हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं संसार चिंचेटा आपका संसार मैजिक वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको धातुओं और अधातुओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाता हूं। ये क्लास 10th का लेसन नंबर 3 है, धातु और अधातु। तो पहले आ जाते हैं इसके भौतिक गुणधर्मों के ऊपर। तो पहला गुणधर्म है चमक। जो सभी धातुएं हैं कैसी होती है, चमकीली होती है, और अधातुएं कैसी होती है, भंगुर। अब अधातुओं और अधातुओं में एक क्या है अपवाद। अधातु में कैसी होती है, भंगुर, चमकीली नहीं होती। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कैसी होती है, चमकीली धातु होती है, अधातु होती है। ठीक है जी। दूसरा गुणधर्म है इसका कठोरता। जो सभी धातुएं कैसी होती है, कठोर। कैसी, कठोर, और अधातुएं मुलायम होती है। पर इसमें भी अपवाद है, जैसे मरकरी यानी कि जिसको पारा बोलते हैं, जो हमारे थर्मोमीटर में होती है, द्रवावस्था में होती है। और सोडियम और पोटाशियम जैसी, जो कैल्शियम जैसी धातुएं हैं, कैसी होती है, कोमल, जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये मुलायम धातुएं होती है। तो तीसरा गुणधर्म है अगात वर्णनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी। तो धातुओं का ऐसा गुण जिससे इसे पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम अघात वर्णनीयता कहते हैं। तो सारी धातुएं कैसी होती है, वो सभी धातुएं घात वर्धनीय है। ठीक है, सभी जो धातुएं हैं घात वर्धनीय होती है। ठीक है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता एक ऐसा गुण है जिसमें हम धातुओं को पीट पीट कर पतली तारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे जो तन्य धातु है सोना है। इसके 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर लंबी तक तार खींच सकते हैं। ठीक है। अगला गुण है चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, जिसके कारण धातु जो है क्या करती है, ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है। तो सबसे चालक जो धातु है आपके पास, वो है चांदी और तांबा। ठीक है। अब अगला जो गुण है ध्वनिकता, यानी कि ध्वनिकता एक ऐसा गुण होता है जिससे जो धातुएं हैं वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। अधातुओं में ये गुण नहीं होता। तो हमने कौन कौन से गुण यहाँ पर पढ़े, चमक, कौन सा, चमक, नंबर 2 कठोरता, नंबर 3 घात वर्धनीयता, नंबर 4 तन्यता, नंबर 5 चालकता, नंबर 6 आपका ध्वनिकता। ठीक है। ये सारे गुण भौतिक गुणधर्म पढ़े। अब आ जाते हैं रासायनिक गुणधर्म के ऊपर। तो पहला रासायनिक गुणधर्म ऐसे होते हैं। अभी तक तो क्या था कि जैसे हमने धातुओं को पीटा तो वो उसी प्रकार की, लोहा का लोहा ही रहा, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहा, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी। पर अब क्या हो जाएगा, उनका नया पदार्थ बन जाएगा। तो ये रासायनिक गुणधर्म होते हैं। पहले है वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारकीय। ठीक है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो दो क्या लगाया गया है, ये इसको संतुलित करने के लिए लगाया गया है। किस नियम के अनुसार, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कि जो हमारे अभिकारक और उत्पाद है वो एक ही संख्या में होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए इसको संतुलित किया गया है। जैसे कॉपर के ऊपर ऐसा ऑक्साइड बना गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर मैंने बोला क्षारकीय ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है जो अम्लों और क्षारों के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और जिंक दो ऐसे ऑक्साइड है जो अम्लों और क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, अम्ल कौन सा है यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी का निर्माण। एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्षार कौन सा है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण। इसी तरह से जिंक, दूसरा बोला मैंने, जिंक ऑक्साइड, ZnO प्लस HCl, तो क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है जी, जिंक क्लोराइड बना देगा। उसी तरह से क्षार के साथ ZnO प्लस NaOH एरो
सोडियम जिंकेट NaZnO प्लस H2O, यहाँ पर सोडियम जिंकेट बन जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका आपके पास पीछे क्वेश्चन भी है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारकों के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो दो उदाहरण वहाँ पर आपके पास है। तो अगले, जब इन ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, ये तो थे धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। उन ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। इसका पता कैसे करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड है पानी में मिल जाती हैं तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ये आपने 6ठी 7वीं में पढ़ी होगी, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में क्या, जैसे फैक्ट्री के धुआं में सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा धुआं? सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा की बूंद के साथ मिल जाता है H2SO3 बना देता है। इस सारी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। तो इसीलिए फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोगों में स्किन कैंसर होने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी अम्लीय वर्षा के कारण स्किन कैंसर और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो धातु है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो अधातु है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक गुण धर्मों के ऊपर इसमें डिफरेंस आ सकता है, तो याद रखना है आपने। अगला जो गुण धर्म है जल के साथ, अभी पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ, अब जल के साथ। जल की कौन से जल के साथ? पहले ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके जो सोडियम और पोटाशियम है, ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तेजी से करते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कर देते हैं। ये पहले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है जी, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास क्या है, जो ठंडे पानी के साथ कैल्शियम की जो अभिक्रिया है वो बहुत ही धीमी होती है। सोडियम और पोटाशियम की कैसी थी? बहुत तीव्र अभिक्रिया। जो कैल्शियम की अभिक्रिया है वो कैसी है? बहुत धीमे प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ ऐसी भी ऑक्साइड है ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे एल्युमिनियम और आयरन। उन्हें एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड बना दिए। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, जैसे लेड, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि चांदी, सीसा और सोना, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में बनते हैं, इनमें जंग नहीं लगता है। ठीक है जी। फिर है नंबर 3 जो रासायनिक गुण है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। प्रश्न आ जाता है आप प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे? तो ये आपके पास यहाँ सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में क्या है, आपके पास एक परख नली लेनी है आपने, उसमें क्या डालना है? दानेदार जिंक डालना है और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है, उसको निकास नली के साथ जोड़ देना है। उस निकास नली को आपने एक साबुन के टब में, साबुन के घोल वाला टब में डाल देना है। जब यहाँ बुलबुले बनना आरंभ हो जाएगा तो यहाँ पर आपने जलती हुई दिया सलाई लेनी है। जो दिया सलाई है ये फटाक की ध्वनि के साथ बुझ जाती है, उससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनना प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाता है कि आप प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस किस तरह बनाते हैं, तो ये आपके पास सेटअप है। एक परख नली, एक सीपरेट लैम्प, निकास नली, एक टब लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अगला रासायनिक गुणधर्म है धातु धात्विक विलयन के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं।
तो धातु धात्विक विलयन के साथ क्या अभिक्रिया करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे हम क्या करते हैं, लोहे की कील को अगर नीले थोते में डालते हैं तो जो नीले थोते का रंग है थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है और उस कील के ऊपर भूरा जो अवशेष जम जाता है, किसके कारण, विस्थापन के कारण। तो इसी विस्थापन के ऊपर आधारित हमारे पास एक श्रेणी होती है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता श्रेणी, जिसमें हम धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो अवरोही क्रम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं हम, जिसमें हम सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे छोटी संख्या को सबसे नीचे रखते हैं। तो इसी तरह से हम धातुएं जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे आपके पास यहाँ दिखाई गई है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि, ये सबसे अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसको इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के सबसे निम्न क्रम में रखा गया है, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप में मिलती है और इसमें जंग नहीं लगता है। तो आगे वाले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं जो धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें इतना ही हम करते हैं और प्रश्न भी आपको मैं बोल देता हूँ। प्रश्न इस पर आधारित है कुछ आपके पास। तो प्रश्न क्या है आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक मिनट। आपके जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर आधारित आपकी एक्सरसाइज दी गई है। वहाँ पर वो एक्सरसाइज आपके पास क्या है, धातुएं और अधातुएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेज नंबर आपके पास 45 पर दी गई है। प्रश्न पहला है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। नंबर 1, कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव। तो वो क्या है, मरकरी, Hg, पारा जिसको बोलते हैं, पारा ऐसी धातु है। ठीक है जी। दूसरा है, इसमें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से किसको काटते हैं आप, सोडियम, पोटाशियम इत्यादि धातुओं को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है जी। अगली है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, जो पहले ही बोल दिया मैंने, चांदी और आपका कॉपर। चांदी का होता है Au, कॉपर का Cu। तो चांदी और कॉपर, ठीक है, तांबा जिसको बोलते हैं। अगला है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ये है आपके पास पारा और लेड। लेड और पारा Hg, ये ऊष्मा की कुचालक धातुएं हैं। अब दूसरा प्रश्न है जो कि पहले ही मैंने साफ कर दिया आपके पास, घातवर्णनीय और तन्य शब्द का। घातवर्णनीय धातु का ऐसा गुण जिससे हम इसको पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, और तन्य जिसमें हम इसको पीट पीट कर लंबी तारों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो अब है आगे आपके पास एक्सरसाइज है, आगे इसी के ऊपर एक्सरसाइज है आपके पास। पृष्ठ संख्या जितने हमने अभी तक पढ़ लिया है, विस्थापन पढ़ लिया है, सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ आपके पास पेज संख्या 51, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो हम सोडियम को क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आने से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटाशियम जैसी धातुएं हवा के साथ अभिक्रिया करके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करती है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, ये अभिक्रिया लिखनी है आपने, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जो आपके पास पीछे ही दी गई है, ऊपर ही दी गई है। देखो, भाप के साथ आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली अभिक्रिया आपके पास भाप की
लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया आपने लिख देनी है। ठीक है, आयरन प्लस H2O, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है जी। अगला है प्रश्न, इसमें आपके पास अगला प्रश्न है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटाशियम की अभिक्रिया भी आपके पास पीछे ही दी गई है, मैंने भी सॉल्व की हुई है, तो वो भी आपने वहीं से ही लिख देनी है। ये दोनों पोटाशियम और सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी, इस तरह से सोडियम प्लस H2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम H2O, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर 4 धातुएं दी गई है ABCD, तो इसमें कुछ प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं जो नीचे हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु है जिसमें सबसे पहले विस्थापन हो जाता है, तो B। ठीक है जी, धातु B को कॉपर सल्फेट में सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है जी, तो धातु ABCD एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है हमारे पास, D, फिर है ACD, क्या है B, A, C और D सबसे बाद में BACD। ठीक है जी, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि जिंक जो है आयरन से कैसे हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो जिंक प्लस आयरन सल्फेट FeSO4 क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। ओके, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरे पार्ट्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।